Hello guys, how are you? This is Gyanchand Sharma and here you are learning English with Gyanchand Sharma. आज मैं आपको एक विशेष सूचना देने वाला हूँ कि आज से आप अगर मुझे क्लासेज यूट्यूब पर देखना चाहोगे तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया है इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। बाकी का प्ले स्टोर पर हमारा वही जीबी कैंपस रहेगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम फिर से वही अपनी बेसिक इंग्लिश में वर्ब पढ़ने जा रहे थे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो आप लिख लेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब के अलावा फाइनाइट वर्ब के अलावा फाइनाइट वर्ब के अलावा अन्य कोई वर्ब आती है, अन्य कोई वर्ब आती है तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। मैंने लिखवाया कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत मेन वर्ब के अलावा यानी फाइनाइट वर्ब के अलावा अन्य कोई वर्ब आती है तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब आप आगे लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत निम्नांकित वर्ब्स आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत निम्नांकित वर्ब्स आती है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स इंक्लूड द फॉलोइंग वर्ब्स। तो एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आपको पढ़ना होगा क्या? जीरेंड वर्ब, ठीक है। बी पर हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, जीरेंड इन्फिनेटिव और जीरेंड इन्फिनेटिव। और सी नंबर पे हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। तीन वर्ब्स आती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत, जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। देखिए अभी मैं आपको कंप्लीट वर्ब के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल बेसिक नॉलेज। जैसे जैसे हम इंग्लिश पढ़ेंगे और वैसे भी मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, जीरेंड क्या होती है, इन्फिनेटिव क्या होती है, पार्टिसिपल क्या होते हैं। लेकिन चूंकि टेंस सीखने से पहले, बेसिक इंग्लिश सीखने से पहले इनका भी आना जरूरी है, ठीक है। इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आप फिर एक स्पेशल नोट डालेंगे, स्पेशल नोट कर लेंगे आप। स्पेशल नोट में यह है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस का मतलब काल, नंबर, वचन, प्रोनाउन, सर्वनाम, इत्यादि
से अफेक्टेड नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है, अफेक्टेड नहीं होती है। यानी देखिए फाइनाइट वर्ब्स तो किससे अफेक्टेड होती है? टेंस से, नंबर से, प्रोनाउन से। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब से उन पर टेंस, नंबर, प्रोनाउन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे ऑलवेज रिमेन अनअफेक्टेड वेदर इट इज टेंस, नंबर और प्रोनाउन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी टेंस, नंबर, प्रोनाउन एक्सेट्रा के अनुसार चेंज नहीं होती है। चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं जीरेंड वर्ब के बारे में। कौन सी वर्ब? जीरेंड वर्ब। तो आप लिखेंगे जीरेंड वर्ब वह वर्ब होती है जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि जीरेंड वर्ब वह वर्ब होती है जिसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, और जैसे हम जीरेंड वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बनाते हैं तो ये जीरेंड वर्ब एक्चुअल में वर्ब नहीं होती है, फिर ये नाउन का रूप ले लेती है। क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है। एक्चुअल में फिर इसको हम वर्ब नहीं कहते हैं बल्कि एक तरह से क्या कहेंगे? नाउन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जीरेंड वर्ब हमेशा नाउन का काम करती है, ठीक है, जीरेंड वर्ब हमेशा किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। ठीक है, जीरेंड वर्ब हमेशा किसका काम करेगी? नाउन का। देखते हैं अब हम। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मैंने कहा रीड से मैंने बना दी रीडिंग, पढ़ना। प्ले से मैंने बना दी प्लेइंग। स्मोक से मैंने बना दिया स्मोकिंग। ठीक है, वॉक से मैंने बना दिया वॉकिंग। और जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जनरली आपको क्रिया के अंत में ना सुनाई देगा। रीडिंग, पढ़ना, प्लेइंग, खेलना, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, वॉकिंग, घूमना। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? जीरेंड वर्ब के। लेकिन यहां पर अब ये क्या बन चुकी है? नाउन। यहां पर ये किसका रूप ले चुकी है? नाउन का। यहां भी ये क्या बन चुकी है? नाउन। और आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन फ्रेज का बना हुआ होता है। यानी सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में केवल दो ही फ्रेज का नाउन फ्रेज का ही हम यूज कर सकते हैं। तो आगे चल के आप सीख जाएंगे छोटी छोटी सी बातें। चलो अब देखते हैं हम कुछ उदाहरण से। मैंने लिखा कि धूम्रपान करना
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। अब मैं इसकी इंग्लिश बना देता हूं। ठीक है, अब हम इसकी इंग्लिश देखेंगे। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो मैंने क्या इंग्लिश बनाई इसकी, स्मोकिंग, धूम्रपान करना। सर वो स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव। अब कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभप्रद, ठीक है, लाभदायक। तो स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। आपको यहां हिंदी अनुवाद नहीं करना है, अदरवाइज यू मे बी मिस्टेकन हियर, ठीक है। ऑब्सेस्ड बाय मदर टंग, प्री ऑक्यूपाइड विद मदर टंग। हम जनरली कंड्यूसिव के बाद किस प्रपोजिशन का यूज कर देते हैं, फॉर का, जबकि कंड्यूसिव हमेशा अपने बाद कौन सा प्रपोजिशन लेता है, टू प्रपोजिशन। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं। यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये कौन सी वर्ब है, जीरेंड वर्ब है, और ये यहाँ पर किसका काम कर रही है, एक्ट एज अ नाउन। एक्ट, इट एक्ट्स हियर एज अ नाउन। इसका जो एक्ट है वो कैसे है, एक नाउन के रूप में, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, जीरेंड वर्ब है, ठीक है। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है, जिसको मैं बार बार बोलता रहता हूं, कि कोई भी वर्ड जो आपको न्यू लगे, नहीं आता हो, उसको नोट डाउन कर ले। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के बाद प्रपोजिशन पूछा जाए टू। कंड्यूसिव का मतलब है एक तरह से बेनिफिशियल, हितकर, और बेनिफिशियल का मतलब भी क्या के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू, ठीक है। और जो चीज आपके हितकर है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो निश्चित है वो आपके फेवरेबल होगी, FAVOURABLE, और फेवरेबल के बाद भी क्या आएगा, टू, टू प्रपोजिशन आएगा, चाहे बेनिफिशियल हो, चाहे कंड्यूसिव हो, चाहे फेवरेबल हो। तो मैंने कहा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक नहीं है। तो स्मोकिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। काफी लोग जो हिंदी को फॉलो करते हैं वो क्या कर देते हैं, मैंने कहा कि ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब शराब पीना। सेकंड एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग इज, शराब पीना, इज नॉट नहीं है, कंड्यूसिव लाभदायक नहीं है। अब हम लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए आपको हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही लगेगा, ठीक है ना, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसमें एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि आपने तो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ निकाल लिया के लिए, लेकिन आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्सिव इज नेवर फॉलोड बाय फॉर प्रपोजिशन, इट ऑलवेज टेक्स टू प्रपोजिशन आफ्टर इट, सो ऑलवेज यूज टू आफ्टर कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव के बाद आपको हमेशा किसका यूज करना है, टू का। तो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ कंटेनिंग एटलीस्ट 4 पार्ट्स। इफ कॉज ऑफ एरर देन आंसर A, B, C or D respectively, and if you find no cause of error then answer D। अब आप कोई एरर का कारण नहीं मिलता है तो आंसर डी दीजिए, लेकिन हमें पता है कंड्यूसिव के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू प्रपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। और देख लेते हैं, थर्ड सेंटेंस और देख लीजिए। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो मैंने कहा वॉकिंग इज है गुड
फॉर हेल्थ। देखो अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जीरेंड के बारे में बहुत कुछ है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है ये जीरेंड वर्ब है और ये नाउन के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है हमारे, जीरेंड वर्ब। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये भी नाउन फ्रेज का काम करती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन फ्रेज का ही बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक तरह से इसको वर्ब नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे, नाउन। अब आप एक नोट डाल लेंगे, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में आप लिख लेंगे इंग्लिश में निम्नांकित वर्ब्स के बाद वर्ब्स के बाद यदि किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाए, दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाए तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, जीरेंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जीरेंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा है इंग्लिश में निम्नांकित वर्ब्स के बाद यदि किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाए तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जीरेंड वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखिए, मैंने यहां पर फर्स्ट फॉर्म लिख दी, सेकंड फॉर्म लिख दी, थर्ड फॉर्म लिख दी। ठीक है, हमने यहां पर ले लिया अवॉइड। अवॉइड मीन्स होता है बचना। ठीक है, बचना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है अवॉइडेड और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, अवॉइडेड। अवॉइड मीन्स क्या होता है, बचना। अब यदि अवॉइड के बाद आपसे वर्ब का प्रयोग पूछा जाए तो आपको हमेशा किसका यूज करना है, जीरेंड वर्ब का। अभी देख लेते हैं हम सेंटेंस से। ठीक है, अवॉइड मीन्स बचना। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैं धूम्रपान करने से बचता हूं। क्योंकि यह मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, राकेश धूम्रपान करने से बचता है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम। चलो एक एक सेंटेंस देखेंगे हम। पहला सेंटेंस, मैं धूम्रपान करने से बचता हूं। तो बचना फाइनाइट वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब किससे प्रभावित होगी, आपकी टेंस से। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। तो मेरे पास सब्जेक्ट हो गया आई। आई मीन्स मैं। चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अभी टेंस में हम सिखाएंगे, आईयू भी दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई अवॉइड, मैं बचता हूं। आई
अवॉइड मैं बचता हूं। अब अवॉइड के बाद इस वाक्य में दूसरी वर्ब और आ गई, क्या? धूम्रपान करना। तो मुझे पता है कि अवॉइड के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब अगर मुझे यूज करनी है तो वो केवल जीरेंड वर्ब। तो जीरेंड वर्ब क्या लगाने से बनेगी? आईएनजी लगाने से। तो मैंने स्मोक में क्या बना दिया? स्मोकिंग। ये पढ़ाऊंगा, अगर वर्ब के अंत में सिंगल ई है तो ई को डिलीट करके क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है? जीरेंड वर्ब। यहाँ पे किसका काम कर रही है? नाउन का। आई अवॉइड स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करने से बचता हूं। जो लोग हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी को फॉलो करते हैं, वो यहाँ फ्रॉम और लिख जाते हैं कि आई अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, तो आपका एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ फ्रॉम की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको तो हमेशा अवॉइड के बाद केवल एक ही वर्ब का यूज करना है, जीरेंड वर्ब का, प्योरली जीरेंड वर्ब का। ठीक है, तो आई अवॉइड स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करने से बचता हूं। अब बिकॉज यहां हो गया कंजंक्शन, बिकॉज इट शब्द आया धूम्रपान के लिए। एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब एडवर्सली अफेक्ट्स, ये बुरा असर डालता है। अंग्रेजी में आप याद कर लेना, एडवर्सली अफेक्ट, बुरा असर डालना, विपरीत असर डालना। तो बिकॉज इट एडवर्सली अफेक्ट्स माई हेल्थ, क्योंकि यह मेरे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालता है? विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, तो मैंने देखा अवॉइड के बाद कोई दूसरी वर्ब मुझसे पूछी गई तो मैंने किसका यूज किया? जीरेंड वर्ब का। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है राकेश। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? राकेश। अब मैंने आपसे पहले बोल दिया है बचता है, तो राकेश एक वचन में आता है। राकेश के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही। और ही सीट के साथ फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज होता है? एस या एस का। तो मैं क्या कहूंगा? राकेश अवॉइड्स, राकेश बचता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अवॉइड आएगा तो भी जीरेंड वर्ब आएगी, अवॉइड्स आएगा तब भी जीरेंड वर्ब आएगी, अवॉइडेड आएगा तो भी जीरेंड वर्ब आएगी। तो राकेश अवॉइड्स। अब अवॉइड्स के बाद दूसरी वर्ब पूछी गई है, किससे बचता है? धूम्रपान करने से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? स्मोकिंग, SMOKING। तो ये कौन सी वर्ब हो गई यहाँ पर? जीरेंड वर्ब। राकेश किससे बचता है? धूम्रपान से। क्यों बचता है? बिकॉज, बिकॉज क्योंकि इट इज इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब हानिकारक। अब किसी भी वर्ड का अंग्रेजी में यदि अर्थ हानिकारक होता है तो उसके बाद टू प्रपोजिशन होता है। तो इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, तो राकेश अवॉइड्स स्मोकिंग बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। नोट कर लिया आपने सभी ने? तो देखो अवॉइड के बाद स्मोकिंग, अवॉइड्स आ रहा है तो भी क्या है? स्मोकिंग। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी वर्ड आपको कुछ नया सीखने को मिले, तुरंत बॉक्स बना के उसको नोट कर सकते हैं। लास्ट तक आपको ये तो फॉलो करना ही है, वोकेबलरी तो हमें लास्ट तक सीखनी है। तो इंजूरियस मीन्स क्या होता है? हानिकारक। अब इंजूरियस मीन्स हानिकारक होता है तो इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू। परनीसस, परनीसस का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक। तो अभी हमें किसका यूज करना है? टू का। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स भी क्या होता है? हानिकारक। तो इसके बाद भी हमें किसका यूज करना है? टू का। ठीक है, हार्मफुल, इसके बाद भी हमें किसका यूज करना है? टू का। इंजूरियस हो गया, परनीसस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, हार्मफुल हो गया, ओबनॉक्सस हो गया। ओबनॉक्सस आपत्तिजनक भी होता है, ओबनॉक्सस का मतलब हानिकारक भी होता है। ठीक है, और जो चीज हानिकारक होती है वो नॉक्सस में जहरीला, और जो चीज जहरीली है वो भी क्या है? हानिकारक ही है। तो इसके बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू। डेट्रीमेंटल हो गया, परनीसस हो गया, हार्मफुल हो गया, ओबनॉक्सस हो गया, डिलीटीरियस,
डिलीटीरियस मीन्स भी क्या होता है, हानिकारक। और मैंने आपको बार बार बोला है कि जिस भी वर्ड का अर्थ हानिकारक होगा उसके बाद हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो डिलीटीरियस टू हानिकारक, और जो चीज हानिकारक होती है उसको हम विरुलेंट भी बोलते हैं, विरुलेंट। और जो चीज हानिकारक होती है उसको हम डेडली भी बोलेंगे, ठीक है, फैटल भी बोलेंगे। और इन सभी के बाद टू प्रपोजिशन आता है, लीथल भी बोलते हैं, जानलेवा, हानिकारक। टू 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 इन सब का मतलब क्या होता है, हानिकारक। और हम इनिमिकल शब्द का यूज भी कर सकते हैं। इनिमिकल मीन्स भी क्या होता है, हानिकारक। तो इसके बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन। तो ये वर्ड हम हानिकारक के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप। इंजूरियस, परनिशस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, ऑब्नॉक्सस, इनिमिकल, नॉक्सस, डिलीटीरियस, विरुलेंट, डेडली, फैटल, लीथल। These are associated words for the word that is called in Hindi हानिकारक, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि गलती कहाँ कर देते हैं, कभी आपने देखा होगा सिगरेट का जो पैकेट होता है, आई वुड नेवर सजेस्ट यू फॉर स्मोकिंग, बट इफ यू रीड द वार्निंग सिग्नल यू विल फाइंड आउट स्मोकिंग इज, धूम्रपान है। ये 10+2 में भी एक क्वेश्चन अकर्ड हो चुका है, CHSL 2015 में, स्मोकिंग इज इंजूरियस। अब हम गलती हिंदी की वजह से बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, फॉर। अब एक ने हिंदी अनुवाद करके देख लिया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, लेकिन आप तो भूल गए, नो एरर है तो आंसर डी दीजिए। लेकिन इंजूरियस के बाद फॉर प्रपोजिशन नहीं आता है, बल्कि हम किसका यूज करेंगे, टू प्रपोजिशन का, ठीक है। तो साथ साथ ये भी नोट कर लिया करो आप। आगे देखें, मैंने कहा तीसरा सेंटेंस, मेरे माता पिता बस से यात्रा करने से बचते थे। मेरे माता पिता बस से यात्रा करने से बचते थे। पास्ट सिंपल टेंस हो गया, कोई बात नहीं है। अब इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो मैंने क्या लिख दिया, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता। माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, पेरेंट्स हो गया नाउन, मेरे माता पिता अब बचते थे, पास्ट सिंपल टेंस। तो मैं यहां क्या यूज करूंगा, अवॉइडेड। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मेन वर्ब के अलावा यदि कोई दूसरी वर्ब आती है फाइनाइट वर्ब के अलावा, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, अवॉइड के बाद यदि कोई वर्ब पूछी जाएगी तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, जीरेंड वर्ब का। और जीरेंड वर्ब को हम कैसे बनाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करके। तो यहां क्या आएगा, यात्रा करना। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रेवलिंग। तो ट्रेवलिंग क्या हो गई यहां पर, जीरेंड वर्ब। बाय बस, देखो आपने भी देखा होगा, अवॉइड आ रहा था तब भी जीरेंड वर्ब, अवॉइड्स आ रहा था तब भी जीरेंड वर्ब, और अवॉइडेड आ रहा था तब भी जीरेंड वर्ब। ये चीजें मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना होता है। अब किसी वर्ब के अंत में एक वोवेल लेटर होता है, एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है, तो अंतिम लेटर को डबल करके क्या लगा देते हैं, आईएनजी। तो ये क्या हो गया, ट्रेवलिंग। जैसे किडनैप मीन्स क्या होता है, अपहरण करना, किडनैप। अब जैसे ही अंत में एक वोवेल लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम अंतिम लेटर को डबल करके क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो किडनैपिंग, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ ट्रेवल से हमने क्या बना दिया, ट्रेवलिंग। और यात्रा के साधनों से पहले बाय का यूज होता है। इस स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यूं नहीं कहेंगे हम बाय आ बस या बाय द बस, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय सी। तो अवॉइड के बाद कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब।
ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि कृपया फोर्थ सेंटेंस ले लेते हैं। कृपया धूम्रपान करने से बचिए क्योंकि यह कैंसर का कारण बनता है। मैंने कहा कृपया धूम्रपान करने से बचिए क्योंकि यह कैंसर का कारण बनता है। तो एक्चुअल में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये टेंस नहीं है। मैंने कहा जैसे जाइए, गो, मेरी मदद करिए, हेल्प मी, मेरा रेलवे स्टेशन तक साथ दीजिए, एक्कम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, शत्रु पर हमला करिए, अटैक एनिमी। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो मैंने कहा प्लीज, कृपया, अवॉइड, बचें, और वही अवॉइड के बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो आप अच्छे से जानते हो कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब। प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, कृपया धूम्रपान करने से बचें क्योंकि, बिकॉज इट, अब इट शब्द किसके लिए आया है, धूम्रपान के लिए। कॉजेज, बनता है कैंसर, क्योंकि यह कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, बाकी का एक वर्ड आया था उसको आप नोट कर सकते हैं, बुरा असर डालना, बॉक्स बना के, बुरा असर डालना। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब बैडली, एडवर्सली अफेक्ट। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। ठीक है, आगे हम कंफ्यूजेबल वर्ड्स में पढ़ेंगे कि अफेक्ट और इफेक्ट को लेके क्या अंतर है, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे अफेक्ट और इफेक्ट को कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बुरा असर डालना, एडवर्सली अफेक्ट। ठीक है ना, मैंने कहा कि आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान बंद कर दिया, बिकॉज इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग माई हेल्थ, क्योंकि यह मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। तो ऐसे हम यूज करके पढ़ सकते हैं, और लैंग्वेज को यूज करने से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन पर बेस्ड ऑन होती है, और वोकेबलरी इसका पार्ट एंड पार्सल होता है। क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को तभी लर्न कर सकते हैं जब आपके पास उसका जो वोकेबलरी है उसका एक्सपेंशन हो। क्योंकि अगर मैं जर्मन है और जर्मन का मैं वर्ड नहीं जानूंगा तो मुझे जर्मन भाषा समझ ही नहीं आएगी। अगर मैं इटालियन भाषा के किसी वर्ड को नहीं जानता हूं तो मुझे इटालियन नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब जैसे इटालियन वर्ड होता है सुपीरियर, श्रेष्ठ, तो मुझे आता है तो मैं समझ जाता हूं कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक एसएससी इनकम टैक्स असिस्टेंट के पेपर में 2007 में एक क्वेश्चन दे रखा है, यू शुड अवॉइड, तुम्हें बचना चाहिए। तो देखिए अभी मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि यू शुड अवॉइड सजेस्ट किया जा रहा है कि तुम्हें बचना चाहिए। और हम जब किसी को सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, तो शुड मॉडल का यूज होता है, और मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल, तुम्हें यात्रा करने से बचना चाहिए। ये बी पार्ट, इन द रश आवर, इन द रश आवर, तुम्हें भीड़ भाड़ वाले क्षण में यात्रा करने से बचना चाहिए। और यदि नो एरर है तो आपको आंसर क्या देना है, डी। वो कह रहा है यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर। दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी इनकम टैक्स एग्जामिनेशन इन 2007 एंड यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट और डिटेक्ट द एरर, द गिवन एरर। ठीक है, बी पार्ट में एरर हो गई। या ट्रेवल के स्थान पर किसका यूज होगा, ट्रेवलिंग का, क्योंकि अवॉइड एक ऐसी वर्ब है
जो अपने बाद किस वर्ब का यूज लेती है, जीरेंड वर्ब का। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि आगे से आप अगर मेरे क्लासेज देखना चाहें यूट्यूब पर तो आप देखेंगे इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।